आज हमारे साथ मौजूद हैं खुशनूद हसन खान साहब, जिनके बारे में आपको मैं अब वैसे तो जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो ये जानते हैं, खुशनूद हसन साहब को जानते हैं, लेकिन मैं उनका तारुफ आपसे करवा देना चाहता हूँ। ये मदरसा हैदरी के जो बांद्रा में मदरसा हैदरी का जो विषय चल रहा था उसके ये फाउंडर चेयरमैन हैं, और जो जिस तरीके की जो गड़बड़ी हुई है उससे मुताल्लिक़ भी आप वीडियो देख चुके हैं। उसमें बहुत सारे सवाल पैदा हुए हैं। उन्हीं सवालों को पूछने के लिए मैंने अपने सामने बुलाया है खुशनूद हसन साहब को। तो मैं खुशनूद हसन साहब, हम इंडिया 24 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करते हैं। और सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो विषय चला है और आपने जो हबीब पंजवानी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, उस इल्ज़ाम के बाद जो है आपसे मैंने पहले भी इंटरव्यू लिया था, और उसके बाद जो आपने कुछ सरकार गवर्नमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को जो लेटर वगैरह लिखे हैं, दरख्वास्त दी है, इन तमाम चीज़ों को लेके कि यानी क्या आपको बिल्डर से या आपके हबीब पंजवानी या सिराज बाटा वगैरह से कोई फ़ोन आया, और वो इस मसले में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं अभी? नहीं, बिल्डर से फ़ोन तो आता है, हबीब पंजवानी का फ़ोन नहीं आता, क्योंकि वो बेईमान आदमी, वो फ़ोन क्या करेगा मुझे। और बिल्डर से फ़ोन आता है। मुझे ये शक है कि जब वो पैसा सब ले लिया है तो मेरे साथ वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, अब आपने अभी बेईमान लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, क्या बेईमानी क्या किया है? वो तो भाई, मेरे नाम की प्रॉपर्टी को मैंने उनके हवाले किया कि आप चलाइए, और उन्होंने इंग्लिश में मतलब क्या लिखा है पता नहीं, लेकिन मुझसे ये कहा कि ये जो है पावर ऑफ अटॉर्नी है, आप इसके मालिक हैं और हम लोग इसको चलाएंगे। उसमें नाम भी दिया हुआ था, सिराज बाटा का, हबीब पंजवानी का, मोहसिन अली खान का, आशिक अली मर्चेंट का, और यूसुफ आजानी बांद्रा ख्वाजा मस्जिद के ट्रस्टी। तो मुझे ये पता था कि ये सब लोग ईमानदार, सिराज भाई नहायत ईमानदार आदमी थे, और मतलब उस हिसाब से मैंने हवाले कर दिया था। भरोसा था मुझे कि ये सच है जी, तो ये अच्छी बात है। तो किस सन में आपने किया था ये 1995। तो 1995 से आप कहाँ थे? मैं आता जाता था, मतलब ऐसा मजलिस मातम में, मतलब बच्चों को मदरसे के लिए मतलब देखने के लिए आता जाता था। तो मदरसे के जो आपने 1995 में जो मदरसा आपने उनको हवाले किया, तो आपने ये मालूम किया कि मदरसे की जो तरक्की हो रही है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आपका जो प्रोग्राम होता था मदरसा यानी उस जगह पर, तो उसमें क्या कुछ तरक्याती काम हुए नहीं हुए? नहीं, ये तो सिराज भाई ने कहा था कि मतलब अब घबराइए नहीं, मतलब सब बहुत अच्छा काम होगा। अच्छा। तो कुछ था उनके ऊपर, भाई वो ईमानदार आदमी है जी जी। तो आप अभी बेईमानी वाला इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जहाँ तक हमको सिराज बाटा भाई ने बताया है कि वो जो हमारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी, हमने उनसे इंटरव्यू टेलीफोन पे लिया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं जाऊँगा पता करूँगा, और पता करने के बाद फिर हमारी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि शाहिद भाई, मदरसा जो है जो 7.5 लाख में जगह खरीदी गई थी, वो आज करोड़ों की जगह हो गई है, वो इमाम की मिल्कियत है। तो जब आपकी एक प्रॉपर्टी डेवलप कर रही है तो उसमें बुराई क्या है? बुराई का सवाल ये देखो, ऐसा है कि जब हमारे नाम से ली गई उस टाइम, कुरान से इस्तिखारा देख के ये हुआ कि यही ईमानदार है, बाकी दो आदमियों का नहीं आया। मौलाना ने कहा कि भाई ये आदमी ईमानदार है, ये भूखा मर सकता है लेकिन बेईमानी नहीं करेगा, ये कुरान गवाही दे रहा है जी। तो उस हिसाब से मैं आज बेईमान कह रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब अगर उन्होंने अपने नाम पर ले लिया प्रॉपर्टी, कर लिया प्रॉपर्टी, तो भाई वहाँ सोसाइटी भी थी, और आपका जो ट्रस्ट या जो भी संगठन आपका था मदरसा हैदरी का, वो भी था, तमाम लोग थे वहाँ पर, जो लोकल लोग हैं, किसी ने एतराज़ नहीं किया, सिर्फ आपको क्या एतराज़ है? भाई मैंने मेहनत से बनाया था, लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा दिया था, इसलिए मुझे तो तकलीफ होगी कि जब बर्बाद हो गया, जो चलना चाहिए, जैसा मैंने सोचा था कि बच्चे अच्छा इल्म हासिल करें, ये लोगों ने बंद कर दिया उसको।
तो आज तो मुझे तकलीफ होगी ना भाई, मैं तो लड़ूंगा ही ना इसकी। नहीं 7.5 लाख की प्रॉपर्टी को आज उन लोगों ने जो है 2 रूम लिया है, 4 मंजिला बनाया है, उससे किराया आएगा, उससे तमाम अर्निंग्स होगी, बच्चे पढ़ेंगे, तरक्याती काम हो रहा है, तो उसमें आपको क्या इतराज है कि अगर तरक्याती काम हो रहा है? भाई हमने तो चलाने के लिए दिया था तो लोगों ने बेच डाला। अब आज जब उनके अंडर में रहेगा, हमारा नाम ही खत्म हो जाएगा, तो उसको बेच कर फूर हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। आज तो ये है कि मैं लड़ सकता हूँ, मेरा प्रूफ अभी है, कल मेरे पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा, उनके नाम से रहेगा, तो मतलब फिर कहाँ से मैं लड़ूँ? नहीं, लेकिन ये तो कौन की प्रॉपर्टी है ना, आपकी ओन प्रॉपर्टी तो थी नहीं, ये तो चंदा लग के हुआ था ना। जी सही बात है, कौन की प्रॉपर्टी है, लेकिन वहाँ के लोग ऐसे नहीं है जो इनसे लड़ सकें, इनसे बात कर सके, क्योंकि वो लोग इज्जत करते थे, इनसे कुछ पूछते नहीं थे। ये लोग हिसाब किताब नहीं दिए, मेरे छोड़ के चले आने के बाद से ये लोगों ने हिसाब किताब नहीं दिया, और मैं हर महीने हिसाब देता था वहाँ की पब्लिक को। नहीं तो अगर आपको ऐसा लगता था, आप जाइए कभी वहाँ आवाम से बात करिए, देखिए आवाम क्या चाहती है, हबीब पंजवानी भी चाहती है कि कुछ चाहती है। तो अभी सिराज बाटा भाई ने हमको ये बोला कि भाई उनको बोलिए कि 15 दिन तक इंतज़ार करें, 15 दिन के बाद जो है हबीब पंजवानी ने बोला हुआ है कि हम सारी चीज़ें बना के करके तैयार करके इनाग्रेशन करके इस मदरसे को कौम के हवाले कर देंगे। तो उसमें अभी क्या एतराज़ है? एतराज़ ये है कि सबसे पहले उन्होंने हमको बताया नहीं और बेच डाला। कितने का बेचा, क्यों बेचा बगैर हमारे पूछे? जब हम उसके मालिक थे, हमको कुरान ने साबित किया ईमानदार, उनको नहीं साबित किया, तो आज वो कैसे ईमानदार हो गए? कुरान की बात नहीं माने, इसका मतलब यही हुआ ना कि कुरान की बात नहीं माने। वो कुरान कह रहा है कुछ ईमानदार, वो समझते हैं मैं ईमानदार नहीं हूँ, तो फिर क्या मतलब हुआ? तो मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि उन्होंने किसी आदमी को जो तंजीम से जुड़े हुए थे, संगठन से जुड़े हुए थे, इन लोगों को किसी को बताया नहीं। और जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, मैंने सिराज बाटा भाई से भी पूछा, उन्होंने भी इनकार किया कि उनको भी नहीं मालूम है। और एक दो जो लोग हैं उनसे भी हमने पूछा, उन्होंने भी कहा कि उनको कुछ जानकारी नहीं दी गई है। तो आपका एतराज़ ये है कि उन्होंने मतलब अकेले जाके बिल्डर से डील कर लिया, इस पर शक है? इस मामले पे आप ईमानदार? ऐसा क्यों किया? क्यों, क्या मतलब आज वो ईमानदार हो गए? पहले ईमानदार नहीं थे, आज ईमानदार हो गए। नहीं, हो सकता है कोई ऐसी मजबूरी रही हो या उसका डेमोलिशन का मसला रहा हो, क्योंकि बाटा भाई बोल रहे थे कि डेमोलिशन होने वाला था, इसलिए जाके उन्होंने सरेंडर कर दिया। हिंदुस्तान का कोई कानून ऐसा नहीं है कि किसी धर्मगाह को तोड़ दिया जाए, कोई कानून ऐसा नहीं, जब तक कि वो राजी ना हो जाए। इन्होंने किससे पूछा? किसी से पूछा? कोई नहीं जानता वहाँ की पब्लिक। जब तोड़ दिया गया तब पब्लिक को मालूम पड़ा क्यों ऐसा किया। अच्छा, इसमें क्या मसला है कि ये जो ये लोग आप भी बता रहे हैं, वो लोग भी बता रहे हैं कि आपका ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, तो जब रजिस्टर्ड है तो चैरिटी कमिश्नर को ये प्रॉपर्टी अटैच क्यों नहीं की गई? उनके नॉलेज में क्यों नहीं दी गई? अभी के अंदर बेईमानी थी, इसलिए नहीं किया हुआ, नहीं तो करता ना, हिसाब किताब देना पड़ता। तो ये कितने का घोटाला आपके हिसाब से, मतलब कितने का घोटाला हुआ है? भाई मेरी समझ से मैं तो 3.5 साल में 7.25 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया था, वही आवाम से, मतलब लोगों ने मदद की। कहाँ के लोग मदद किए? तो कितना लोगों ने पैसा दिया था? मतलब वो मेरे पास सब लिस्ट नहीं है, क्योंकि वो मदरसे में जो रसीद बुक थी उसी में सब रखा हुआ था। जब मैं वहाँ से आया हूँ तो सारा हबीब के हवाले किया, हबीब की जानकारी में था। मैंने कहा भाई सब पेपर यहाँ रखे, वो बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हमारे चाहने का मकसद है कि जैसा हम चाहते थे वैसा होना चाहिए। आप क्या चाहते थे या क्या चाहते हैं? जो बच्चे पढ़ते थे और इतने साल जो नहीं पढ़े, पहले तो हबीब पब्लिक के सामने आवे, हिसाब देवे पूरा, जितने साल उन्होंने चलाया है और आज तक का हिसाब देवे, और उसके बाद जैसा हम चाहते थे वैसा चलना चाहिए। और फिर वहाँ के आवाम से पूछे कि आवाम चाहती है कि हबीब चलावे या खुशनूर चलावे। तो आप तो इतनी दूर रहते हैं, आप कैसे चलाएंगे मदरसा? वो सब इंतजाम होता है। वो उस टाइम पे भी हम वहाँ भारत नगर में नहीं रहते थे, हम जोगेश्वरी रहते थे, और यहाँ आके मजलिसें करते थे, लोगों को इकट्ठा किए और मतलब अपने सारी बातों को रखे। मतलब आप चाहते हैं कि फैसला वहाँ की लोकल आवाम करे, लोकल मोमिन करें कि मदरसा कौन चलाए? बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, मान लीजिए अगर लोकल मोमिन या लोकल लोग जो है आपके खिलाफ होते हैं, हबीब पंजवानी को चुनते हैं मदरसा चलाने के लिए, तब आप क्या करेंगे इस हालात में? पहले तो वो कुरान से साबित करें ना कि वो इस लायक है कि नहीं। कुरान से पहले साबित करें कोई ईमानदार है कि नहीं। सिराज बाटा भाई के बारे में आपका क्या कहना है? सिराज बाटा संगठन में आपके? सिराज बाटा देखो, उतना मतलब मैं जहाँ तक जानता हूँ उनको,
उन्होंने 1,70,000 रुपये मेरी जानकारी में दिया, मुझे मालूम है, और वो जब जरूरत पड़ी वो खड़े रहे। हबीब पंजवानी खाली मेरे साथ साथ दौड़ते थे, कहीं से एक पैसा लाने को नहीं थे, हमको जाना पड़ता था साथ में, तब उनको पैसा भेजता था, इतने ईमानदार थे। जो लड़की ने पैसा दिया था 3.25 लाख रुपए, हैदर भाई की जी ने, उसने इनसे कहलवाया कि आप मतलब क्या हैं, जो इसका बानी है उसको बुलाइए। वाह मेरे पास, मैंने कहा भाई जाओ उससे कह दो कि सहमे इमाम जहाँ दिया जाता है वहाँ के लोगों से मिला जाता है, उनसे बात की जाती है, तब उसके बाद दिया जाता है। तब उसने आके दिया, और सिराज भाई ने मेहनत किया इसमें, ऐसी बात नहीं। अच्छा, आप ये बताइए, आप ये क्या सोचते हैं, इसके पीछे क्या मसलहत रही होगी कि जो हबीब पंजवानी ने आपके बताए हिसाब से हबीब पंजवानी ने चुपके से या खामोशी से अकेले जाके बिल्डर से और सोसाइटी वगैरह से मिल के और ये मदरसे की जगह को बेच के, कितने में बेचा ये भी किसी को नहीं पता है, ये बिल्डर और हबीब जानते हैं। और एक साहब हैं, क्या नाम है उनका, जो मदरसा चलाते थे वहाँ के, परवेज मियाँ हैं, वो जानते हैं। तो इन्हीं लोगों के दरमियान है, पता नहीं परवेज जानते भी हैं कि नहीं जानते हो, तो हबीब जानते हैं। तो ये जो मदरसे को की खरीद फरोख्त कर ली गई और पैसा लेके या बिल्डर ने खरीदा या इन्होंने पैसा लिया, अभी ये भी बात साफ नहीं है। इसके पीछे क्या मकसद था, क्या मसलहत थी, क्यों नहीं लोगों को बताया गया, क्यों लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं लिया गया? अगर बताते, पब्लिक जान जाती, पब्लिक पूछती, तो भाई वो हिसाब से जगह लेती ना। पैसा जितना मिलता, मान लो 5 करोड़ 6 करोड़ जो भी मिला, वो उतनी बड़ी जगह ले जाती है तो हौज़े इल्मिया बनता। बड़ी पब्लिक वहाँ मतलब थी तो बड़ी जगह लेती, कब्रिस्तान भी बना डालती, मतलब सब, मतलब ये नहीं, वो हिसाब से काम होता ना। ये क्या, ये एक के 2, एक रूम की जगह 2 रूम, वो भी 4 माला करके, और मतलब छोटी जगह है, बड़ी जगह नहीं है। अगर 100 बच्चे हो जाए तो भारी पड़ेगा पढ़ाना। नहीं, मतलब आपका बोलने का मतलब ये कि एक लीगल प्रॉपर्टी को छोड़ के इन्होंने इलीगल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कभी भी उसको तोड़ सकती है। हाँ, वो हमारा कहने का मतलब है कि जो हमारी थी, जो गवर्नमेंट ने दिया था, मतलब रजिस्टर्ड मामला था वो गवर्नमेंट का। अब आज वो झोपड़पट्टी में फोटो पास है, ठीक है, लेकिन कल गवर्नमेंट का मास्टर प्लान आया, उड़ा फेंक दे, क्या करो? नहीं, शिफ्टिंग तो मिलेगी। बिल्डर ने अभी ये सिराज बाटा भाई बोल रहे थे कि बिल्डर ने पंजवानी से वादा किया है कि मतलब अगर कुछ टूटने फूटने का रहेगा तो उसके हम जिम्मेदार हैं, हम उसमें करेंगे। लेकिन हबीब का क्या भरोसा, चलाने के लिए दिया गया तो बेच कर ले लिए, वो भी आज तक नहीं बताया कि मतलब कितना मिला, क्या मिला, क्यों बेचा हमने। हम लोग को बताना चाहिए ना। जैसे उस टाइम पर लेने के लिए भाई कौन ईमानदार है, खुशनूद का नाम देखा गया, खुशनूद का नाम अच्छा आया, उस नाम से ले लिया गया, तो आज बेचने के लिए क्यों नहीं देखा गया? वो तो जरूरी था। आप बिल्डर के पास जो है, आप भी अकेले बिल्डर के पास गए थे, आपने भी किसी को साथ में नहीं लिया था। आपका बिल्डर के पास जाने का क्या मकसद था? बिल्डर के पास हम गए थे, हमने यही पूछा कि भैया आपने क्या हिसाब से लिया इसको? तो उसने कहा हबीब ने हमें पेपर दिखाया। तो बोले ठीक है, हबीब को बुलाओ सामने और मैं पेपर देखता हूँ। तो बोले ठीक है, मैं हबीब से बात करता हूँ और हबीब आएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बुला के फाइनल करता हूँ। तो बिल्डर ने तो आपको 4-5 बार फोन किया, लेकिन जब हमारे पास टाइम था तब उसके पास टाइम में था, अगले हफ्ते कर रहा था। मैं भी अपना भी तो काम धंधा मुझे देखना है भाई, इसलिए मतलब मैं आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगा के जो है अफवाह फैलाई गई, या सच है या झूठ है अभी तो ये तय होना बाकी है। लेकिन आप जिस हिसाब से पब्लिक के सामने आ रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, हमने कई बार कोशिश किया कि हबीब पंजवानी साहब को हम अपने कैमरे पे लें, उनसे भी, उनको भी हक़ है, जाहिर सी बात है कि जैसे खुशनूद साहब को हक़ है, ऐसे ही उनको भी हक़ है कि वो अपनी बातों को रखें, आवाम के सामने रखें, आवाम के सामने आएँ और बताएं कि हकीकत क्या है, इन्होंने क्यों ऐसा किया। सिराज बाटा भाई को भी हमने बोला, लेकिन सिराज बाटा भाई भी, हबीब पंजवानी भी, कोई भी ऑन कैमरा कोई बात बोलने से कतराते रहे हैं। और मैं फिर अपने इस वीडियो के ज़रिए मैं उनसे निवेदन करूंगा और गुजारिश करूंगा कि वो भी आएँ और उनके भी उनका अपना पक्ष रखें, अपना पहलू रखें, अपनी बातों को रखें आवाम के सामने, ताकि आवाम को मालूम हो
कि ये मदरसा क्यों बेच दिया, और जो चीज़ उनके नाम पर नहीं है उसको बिना किसी को बताए, बिना रेजोल्यूशन पास किए, बिना मीटिंग लिए, अगर ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड है तो उसके कानून है, उन कानून को बिना फॉलो किए ये प्रॉपर्टी बिल्डर को कैसे बेच दी गई। और ऐसा क्या पेपर है, ऐसा क्या पेपर बनाया हुआ है जिस पेपर को मतलब दिखला के बिल्डर और सोसाइटी और तमाम लोग जो है उस पर राज़ी हुए, एक राय हुए और मदरसे की उस प्रॉपर्टी को बेच दिया गया। अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि उस मदरसे की प्रॉपर्टी को कितने में बेचा, कि और अब ये भी क्लियर नहीं है कि इस जो मदरसे की जगह खरीदी गई है, 2 रूम की जगह खरीदी गई है, वो कितने में खरीदी गई है, ये भी क्लियर नहीं है। तो ये मतलब जो पैसा है ये तो खुम्स का पैसा था, इमाम का पैसा है, ये प्रॉपर्टी भी इमाम की है। मैंने जो है जब बात की थी सिराज भाई से और हबीब पंजवानी से भी, तो उनका एक बात ये कहना था कि अगर खुशनूद ने कहीं से पैसा जो है लाया है और चंदा लिया है तो एक 50 रुपए 100 रुपए की रसीद दिखला दे। भाई वो तो जिसको हमने रसीद दिया है जी, वो रखा है कि नहीं रखा वो मालूम नहीं, लेकिन जो रसीद बुक 5 छपवाई गई थी मदरसे हैदरी के नाम से, वो 5 बुक जब हम वहाँ से आए थे तो उनके पास सब मौजूद होगी। जो हिसाब किताब हमने दिया था वो भी लिस्ट मौजूद होगी कि किसने कितना दिया है, उनके पास होना चाहिए। अच्छा, जो रूल था, एक बात आपको ये भी बता दूं, सवाल तो कर दिया, हबीब पंजवानी ने भी कर दिया, सिराज भाई बाटा ने भी कर दिया कि खुशनूद से कहिए कि अगर 5 रुपए का चंदा लाए हैं तो उसकी रसीद दिखाएं। तो अब जाहिर सी बात है कि यही सवाल उनके ऊपर भी लागू होता है कि वो कहाँ से लाए हैं, अपने पैसे से खरीदा है या चंदे से खरीदा, वो उसका प्रूफ बताएं। हबीब पंजवानी, जबकि सिराज भाई बाटा का कहना है कि नहीं ये सहम इमाम से ली गई प्रॉपर्टी है और वो इमाम का हक है। तो एक दूसरे की बातों में कंट्राडिक्शन है, मतलब वो एक दोनों की बातों में। आप हमारे पिछले वीडियोस देखिए, उसमें आपको बाकायदा समझ में आएगा। और इसकी तमाम एक बातें अगर आप सुनेंगे, आप एक समझेंगे और उसको गौर से सुनेंगे तो आपको ये फैसला करने में वक्त नहीं लगेगा कि दरअसल इस मामले में, मदरसा खरीद फरोख्त के मामले में क्या हुआ है। और खुशनूद साहब जो है जिस बात पर एतराज़ कर रहे हैं, पिछले अभी हमारा इंटरव्यू हमने किया था इनके साथ में, तो इन्होंने मुझे एक बात ये कही थी कि जो चीज़ यानी दीन के लिए, दीन के इस्तेमाल में जो यानी दीनी तालीमात हैं या नमाज रोज़ा है या मुहर्रम चेलम के जो प्रोग्राम है, वो अगर धोखे और फरेब से ली गई है तो उस पर नमाज और इबादत जायज़ नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि हबीब पंजवानी साहब जो इतनी बड़ी यानी वो दावा कर रहे हैं कि हमने 3 मंजिला या 4 मंजिला के 2-2 इमारतें ख़रीद ली हैं, तो वो इमारतें ख़रीद के क्या फ़ायदा है जब वहाँ इबादत के काम नहीं होंगे, लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे। अभी बीच में बांद्रा से कुछ लोगों का मेरे पास फ़ोन आया था, उन लोगों ने मुझसे कहा कि हम लोग बिल्कुल वहाँ पर ये अहद कर चुके हैं कि जब इसमें फरेब और धोखा से ये बनाया गया है तो इसमें हम लोग कतई तौर पर नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। जिन लोगों का फ़ोन आया था वो लोकल लोग हैं, वो बाहरी लोग नहीं हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा अपने इस न्यूज़ के ज़रिए से हबीब पंजवानी साहब से और सिराज बाटा भाई से कि क्योंकि सिराज भाई बाटा जो है एक बुज़ुर्ग इंसान है, और मैं अपील करूँगा ख्वाजा अशना अशरी जमात के सदर, ये क्या नाम है, ये हाँ करमाली साहब से कि वो इस मामले में पहल करें और इस मामले को देखें, क्योंकि ये मसला कौम से जुड़ा हुआ है, कौम के मिल्कियत से जुड़ा हुआ है। तो इसमें पहल करें और बैठ के इन चीज़ों को तमाम जो जहाँ गलतियाँ हो गई हैं उसको सुधारा जाए। अच्छा ये बताइए, आप एक बार तो ये बातें करते हैं, दूसरी बार आप जो है तमाम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को जो है यहाँ तक कि आप ईडी और क्या क्या दुनिया आईबी सब, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस, चारों तरफ इनकम टैक्स और सारी जगह आप जो है कंप्लेन करते हैं। जी जी। तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो अवाम के बीच आवें और आके फैसला करें और बातों को रखें, एक तरफ आप कंप्लेन कर रहे हैं अथॉरिटीज़ को। भाई ये 3 महीना हो रहा है और वो बात करने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मुझे तो अपनी हुकूमत पर भरोसा है ना, मेरी हुकूमत तो कुछ इंसाफ करेगी मेरे साथ।
तभी तो मैं ये सब कर रहा हूँ, मुझे अपने हुकूमत पे भरोसा है। मतलब आपको पहले ये मेरे हिसाब से चाहिए था कि आप जो है कौम के लोगों को लेते और जो शिया अशरी जमात है उसके प्रेसिडेंट को लेते, या ये नजफ़ी हाउस के जो लोग हैं उनको लेते, कुछ उलमा को लेते, इस तरीके से लेके आप जमा करके भी आगे बढ़ सकते थे, और वो आपने क्यों नहीं किया? वही इसलिए वो हम देखो अभी तक इतना न्यूज़ चला है, मगर ना तो कोई उलमा हमारी बात पर लब्बैक कहे हैं, और ना तो नजफ़ी हाउस ने हमसे पूछा कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो तो एक काम ऐसा सफदर अली करमाली जो हैं वो एक साथ हमारे साथ बहुत बड़ा एहसान किए हैं कि इसी जगह से जुलूस निकालने के लिए खेरवाई ले जाने के लिए इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। ऐसे लोग अब अगर जानेंगे तो हबीब के साथ भी इंसाफ करेंगे, उनकी बेईमानी सामने लाएंगे। तो ये थे खुशनूद हसन खान, जिनके साथ में हमारी हुई बातचीत आपने सुनी, और मैं ये उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों से कि हमारे इस वीडियो की बातों को गौर से सुनेंगे, और हबीब पंजवानी साहब से भी मैं कहूँगा कि, और सिराज बाटा भाई से भी कहूँगा कि अगर हमारा ये वीडियो उन तक पहुँचता है तो खुशनूद के एतराज़ को वो समझें, उन बातों को समझें और उस पर बैठ के, चूँकि खुशनूद हसन खान साहब जो हैं ये उस मदरसा के फाउंडर हैं, उस मदरसे को इन्होंने कायम किया है, उस मदरसे को के लिए इन्होंने खून पसीना बहाया है, और उनका सबसे बड़ी बात यह है कि उस मदरसे के लिए इनका एक मकसद जुड़ा हुआ था, जो फ्री एजुकेशन का। ये बहुत ध्यान करने की बात है, फ्री एजुकेशन का, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है। इन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा मकसद ये था, इसलिए मदरसा मैंने चालू किया था कि और कोई बच्चा आने वाले वक्त में, और कोई बच्चा ऐसा न रहे जो पैसे की तंगी की वजह से या हालात की वजह से वो तालीम हासिल न कर सके। इसलिए मैंने इस मदरसे को फ्री में तालीम देने के लिए बनाया था, और हबीब पंजवानी की इस हरकत ने हमारे उस मकसद को ठेस पहुंचाई है, उस मकसद को जो है पामाल किया है। इनके अंदर गुस्सा है, इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, और यकीनी तौर पर होना चाहिए कि हबीब पंजवानी साहब को अगर यही करना था, कौम की मिल्कियत से अगर इनको इतना ही प्यार था और इतना ही कौम की मिल्कियत के ये यानी जिम्मेदार थे, तो इनको जो है ट्रस्ट के कानून को फॉलो करना चाहिए था, चैरिटी कमिश्नर को इत्तला करनी चाहिए थी, मिनट्स रेडी करना चाहिए था, मीटिंग लेना चाहिए था, कौम के लोगों को, और ख़ास तौर से जो लोकल लोग हैं वहाँ, जो बुज़ुर्ग हैं या नौजवान हैं, उन लोगों को, तमाम कम्युनिटी को वहाँ लेके उनके सामने बातों को रख के खुशनूद हसन खान साहब को बुलाना चाहिए था। उनसे जो भी NOC है या जो भी पेपर है, जैसा भी मतलब कायदे में बैठता है, वो पेपर उनसे लेके और बिल्डर से बातचीत करके, ठीक है खुद बिल्डर से बात करते, खुद मतलब वो आगे रहते, तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बात ये होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है, और जिस पर खुशनूद हसन साहब को नाराज़गी है, और बेशक नाराज़गी होने का हक़ है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वक्त रहते इस मसले को दुरुस्त किया जाए, ताकि वो जगह जो है, ठीक है वो इमाम के पैसे की है, लेकिन उस जगह को, इमाम के पैसे की भी जगह को हक़ तलफ़ी करके या किसी के साथ धोखा करके या किसी से चोरी छुपे कोई काम करके वो जगह पर यानी कोई इबादत का काम, इबादत कबूल नहीं होगी। ऐसा तमाम यानी छोटे बड़े उलमा और हमारी कौम के हमारे कौम का बहर हमें फ़ख्र है कि हमारी कौम क्या है कि बच्चा दूसरी कौम के आलिम से भी ज़्यादा काबिल है और इल्म रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे कौम के नौजवान सामने आएँ और इस तरीक़े की जो तलफियाँ हुई हैं और गलत काम जो किया गया है, गलत तरीक़े से, ठीक है ये काम अच्छा किया है लेकिन तरीक़ा गलत था, ये मानना पड़ेगा। और कौम के सामने अभी खुशनूद साहब का कहना है कि हबीब पंजवानी कौम के सामने आके ये बात कबूल करें कि उन्होंने काम अच्छा किया, ठीक है, लेकिन तरीक़ा गलत अपनाया, इसको कबूल करें। और कौम की जो प्रॉपर्टी है, जो कौम की मिल्कियत है, जो इमाम की मिल्कियत है, वहाँ के लोकल लोगों को जो ईमानदार हैं, अमानतदार हैं, ऐसे लोगों के हवाले करें
ताकि तरक्की हो, मदरसे की तरक्की हो और उनका जो मिशन है वो कामयाब हो। और इस वीडियो के बाद हम कोशिश करेंगे कि सिराज भाई बाटा और हबीब पंजवानी साहब को भी हम अपने कैमरे पे लें और इन लोगों को एक साथ बिठाएं और एक साथ बिठाने के बाद एक एक लोगों के पहलू रखें, वो अपने पहलू रखें और उन बातों को हम आप तक पहुंचाएं। हमारी कोशिश होगी कि ये जो जगह है, जो मदरसा है, इसके लिए मैं जो कुछ बेहतर, मेरा मकसद किसी को बदनाम करना या किसी की इज्जत ख़राब करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो गलत यानी सही काम गलत तरीके से किया गया है उसको दुरुस्त किया जाए और इस तरीके की हक़ तलफ़ी या इस तरीके की हरकतें आगे न हों। कौम का कोई आदमी और कोई पैसे वाला और कोई दबंग कौम की मिल्कियत पर इस तरीके से काम न करे। उसको जो है इमाम और रसूल और अल्लाह का खौफ पैदा हो और कानून का खौफ पैदा हो कि वो इस तरीके की हरकतें न करे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को, वीडियो को जो है शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगली वीडियो को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको इस तरीके के तमाम और किसी भी भाई, हमारे किसी भी भाई के साथ अगर इस तरीके की कोई हक़ तलफ़ी होती है, उनके साथ कोई जुल्म ज़्यादती होती है तो हमसे राबता कर सकता है। हम उनके लिए, हमारे अल्लाह ने हमको जो भी क़ुव्वत दी है, जो भी वसाइल हमें दिए हैं, हम उनकी मदद करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।